हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हुए एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन तो बहुत लोग करवाते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर में टॉप चैनल्स चेक कर लिया जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हुए सीटी की प्रिपरेशन करवाते हैं। बट किसी भी चैनल के अंदर में लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आप जाकर के देख लो वीडियो। बट किसी भी चैनल के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर पे लेक्चर नहीं मिलेगा जहां पर सही तरीके से सीटी लेवल के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया हो। अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि सीटी के अंदर लॉस ऑफ मोशन से हर साल 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो शिफ्ट वाइज अगर आप चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर भी अच्छा खासा डिस्कशन वाला है, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं न कहीं से क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आ ही सकता है। तो वेलकम टू एलिवन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद और आज हम देखने वाले हैं लॉज़ ऑफ मोशन कंप्लीट तरीके से, जो हमारा 7th लेक्चर होने वाला है हमारी सीरीज़ का मिशन एमएसटी सीटी 2026, जिसमें आज हमारा गोल होगा कि हम लॉज ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नाम के भी पढ़ते हैं। तो आप चाहे इसको एनएलएम बोलिए या फिर आप लोग इसको लॉज ऑफ मोशन बोलिए, बात सेम ही है। इस चैप्टर के अंदर में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग आपका इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस समझेंगे। इसके साथ-साथ हम बहुत सारे अलग-अलग स्पेशल टाइप के डबल ब्लॉक सिस्टम, डबल ब्लॉक पुली सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, वो भी हम करेंगे डिस्कस। ईयर बाय ईयर पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ मोशन एंड स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक आपका लॉज ऑफ मोशन। चलिए यहीं से करेंगे शुरुआत। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, ध्यान से देखिए। अब लॉज ऑफ मोशन दिया था हमारे न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए। इन तीनों लॉज को अगर आप ठीक तरीके से समझ लोगे तो एग्जाम के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि क्वेश्चन में जब इनको अप्लाई करना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। लॉस तो आपको याद होते हैं, लॉस तो आपको 9th में 10th में ही रटवा दिया गया होगा। बट इस लॉ को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये आपको नहीं बताया। तो इनके स्टेटमेंट्स मैं बोल देता हूँ एक बार, बट स्टेटमेंट से ज़्यादा इनके फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन्हें समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपको किसी ने बताया होगा कि हर बॉडी जिस भी इनर्शिया में रहती है, हर बॉडी जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में रहती है, हमेशा उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अंदर में ये है कि आप ये समझो, उस मोमेंटम, या फिर मोमेंटम बोलने से बेटर है कि मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि वो जो भी उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन था, उसको चेंज करना है, तो वो चेंजेस आपके सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब बाहर से कोई फोर्स लगे। बट वो बाहर से लगने वाला फोर्स हैज टू बी अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि अनबैलेंस फोर्स अगर बाहर से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो ये अनबैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ स्टेट करता है। अब स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? द स्टेट कैन बी टू टाइप्स। सबसे पहला आपका स्टेट आपका रेस्ट भी हो सकता है एंड स्टेट आपका मोशन भी हो सकता है। तो अगर मैं बाहर से लगाऊंगा कोई एक फोर्स और वो फोर्स आपका अनबैलेंस है, तो मेरे मोशन वाली चीजों को रोक सकता है और रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकता है। बहुत ही सिंपल। इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है? एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन एट इट्स ओन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड until any external unbalanced force is applied on it। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट के अंदर ये अनबैलेंस फोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे जाकर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसी पर्टिकुलर लाइन को समझते हुए आगे सॉल्व करना है कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है, मतलब उस पे कहीं न कहीं एक्सटर्नली किसी ने फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है? देन नेक्स्ट होता है आपका द एक्सटर्नल फोर्स। द एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं।
मास इनटू में वेलोसिटी होता है, तो अगर आप p के बदले m और v पुट कर दो और मास को मानो कांस्टेंट, जहां पर हमारे सिलेबस के अंदर जनरली हम मास को कांस्टेंट ही मानते हैं, तो आपको मिलेगा F एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास बाहर dv बाय dt। और आप जानते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया कि dv बाय dt होता है आपका एक्सेलरेशन। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो पता होना ही चाहिए। सो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है सर? यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अ नेट फोर्स। मतलब कि जितने भी फोर्सेस आपके लग रहे होंगे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगे, कैसे भी लगे, उनका डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इसका आंसर मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मतलब ये फोर्स असलियत में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाने में या फिर एक्सेलरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है? एंड देन थर्ड लॉ तो भाई साहब बच्चा-बच्चा जानता है। थ्री इडियट्स ने इस लॉ को बच्चों के दिमाग में भर दिया। क्या है आपका लॉ? एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको पता होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट ये जो एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर एक लगेगा ऑब्जेक्ट पे और एक जाएगा उसके कनेक्टिंग बॉडी पे। तो दोनों बॉडी पे आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा। दोनों के दोनों फोर्स आपके अलग-अलग बॉडी पे लगेंगे और इक्वली लगेंगे। ठीक है? चलिए, तो अब अगर आपको ये लॉज़ ऑफ मोशन सही तरीके से समझ में आए हैं, तो फिर हम आज करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम का काम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से समझना, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बेटा असलियत में और कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या बोला मैंने? इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जहां पर आप बॉडी को सपोर्ट से सेपरेट करते हो और सारे फोर्सेस दिखाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री बॉडी के अंदर में हमें चार फोर्सेस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। चार फोर्स। सबसे पहला फोर्स आपका वेट mg। तो सबसे पहला फोर्स आपका होगा वेट। वेट रहेगा आपका mg। और mg आपको पता होना चाहिए, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। देन सेकेंड फोर्स आपका होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। Second is normal reaction, and it acts always perpendicularly outward from surface। तो जब भी आप नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा बॉडी से बाहर निकलते हुए दिखाना। ठीक है? एंड देन थर्ड इज थर्ड इज स्ट्रिंग फोर्स। थर्ड इज स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स। अब स्ट्रिंग फोर्स बहुत सिंपल रहेगा। आपको अगर टेंशन ड्रॉ करना नहीं आता है, स्ट्रिंग फोर्स या फिर टेंशन, टेंशन, तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। मान लीजिए ये आपका एक पेंडुलम है, कुछ नहीं करना। जहाँ पर भी आपको स्ट्रिंग दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि आपको ड्रॉ करना है टेंशन, और टेंशन ड्रॉ करने के लिए रस्सी को मिटाने का, एरोज़ बनाने का। क्या बोला? रस्सी को मिटाने का, एरोज़ बनाने का। तो यहाँ आएगा टेंशन टी, यहाँ आएगा टेंशन टी। टेंशन टी को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका यही है, रस्सी को मिटाने का, एरोज़ बनाने का। तो रस्सी को मिटाया, एरो बनाया, दोनों एरो पे आपका टेंशन टी और टेंशन टी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन देन फोर्थ इज़ स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ इज़ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? मान लीजिए आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये आपका स्प्रिंग एक नॉर्मल पोजीशन में है। अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल रहता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर आप बोलोगे
द रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? जिधर भी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट में। तो लेफ्ट में हुआ तो सॉरी राइट में हुआ तो लेफ्ट में रिस्टोरिंग, स्प्रिंग गया राइट लेफ्ट में तो राइट में रिस्टोरिंग। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो मुझे अब 1-2 एग्ज़ाम्पल के अंदर इन फोर्सेस को ड्रॉ करके दिखाओ। कॉपी निकालिए। ये तूने कॉपी निकाला कि नहीं निकाला? निकाला ना? हाँ। तो कॉपी निकालिए और उसके अंदर में डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम के अंदर में कितने फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें करिए रिप्रेज़ेंट। सर, हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी को देखूँगा, तो इस बॉडी का मास m है, यहाँ पर एक सपोर्ट ये है आपका, तो बॉडी पे आएगा नीचे की तरफ mg और ऊपर जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। सही है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बढ़िया बताया आपने। सेकंड सेकंड मान लीजिए ऐसे ही एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा, M1 और M2। बताइए इस पे कैसे करोगे ड्रॉ? कुछ नहीं करेंगे सर। सर, ये सेपरेट से इसको अलग किया, ये सॉरी सपोर्ट से इसको अलग किया एंड मासेस को हमने यहाँ ड्रॉ किया। अब बताइए पहले का M2G नीचे, नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर। अब ये N1 इस पर भी लगेगा और ये यहाँ पर भी एक लगेगा N1। तो बेटा एक कॉपी में चीज़ लिख के रखिए, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना बहुत आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जहाँ पर भी 2 बॉडी कनेक्ट हो रही है, वहाँ बना देने हैं 2 एरोज़। क्या करना है? वहाँ बना देने हैं आपको 2 एरोज़। तो इस वाले बॉडी का लिए नॉर्मल रिएक्शन बाहर निकल जाएगा और इसका दूसरा पेयर आ जाएगा इस बॉडी के लिए नीचे की तरफ N1 N1 एंड देन फिर इस कॉन्टैक्ट पे ये रह जाएगा N2, ये रह जाएगा N2। तो से फर्स्ट बॉडी पे अगर मास M1 है तो नीचे आ जाएगा इसका M1G और ऊपर चले जाएगा आपका N1। तो पहली बॉडी कैसे दिखाई देगी? पहली बॉडी आपको दिखाई देगी ऊपर की तरफ N1, नीचे की तरफ M2G एंड सेकंड बॉडी में नीचे की तरफ दिखाई देगा M1G, नीचे की तरफ ही आपको आ जाएगा N1 और ऊपर चले जाएगा आपका N2। बहुत सिंपल। देख लो, कोई तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपको बस एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, वही हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पहली बॉडी का दूसरे बॉडी पे, दूसरी बॉडी का पहले बॉडी पे। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? नहीं होनी चाहिए। तो फटाक से इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ स्प्रिंग के लिए, ठीक है? अरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग रस्सी वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम रस्सी का ड्रॉ करना, तो उसे ड्रॉ करेंगे एक फटाक से। तो चलिए देखिए, कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ये रस्सी लगा करके मैं एक पेंडुलम को लटका के रखा हूँ, इस तरीके से। ये 3 अलग-अलग रस्सी है। पॉइंट ए पे आपको बताना है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रिंग। अब ध्यान क्या रखना है, जितने भी अलग-अलग स्ट्रिंग्स हैं, उतने अलग-अलग आपके फोर्सेस आएँगे। तो मैंने आपको बताया, बताओ टेंशन टी कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंशन टी को ड्रॉ करते हैं रस्सी को मिटाने का, एरोज़ बनाने का। तो ये हो जाएगा आपका mg, रस्सी को मिटा दिया, एरो बना दिया, टेंशन T1, टेंशन T1, रस्सी मिटा दिया, एरो बना दिया, टेंशन T2, टेंशन T2, रस्सी मिटा दिया, एरो बना दिया, टेंशन T3, टेंशन T3। वाह! तो ए पॉइंट पे देखो 1, 2, 3 फोर्स ऐसे लग रहे हैं और आपको अगर इसका एंगल पता रहेगा तो एग्ज़ाम के अंदर में क्वेश्चन भी बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे, कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में बेसिक फोर्सेस जो आपको रिप्रेज़ेंट करना अच्छे से आना ही चाहिए। तो ये पहला बेसिक सा एग्ज़ाम्पल, थोड़ा-सा और एडवांस किया और ये थोड़ा-सा और ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया बाय जस्ट इंडिकेटिंग द स्ट्रिंग्स। बट कोई भी ऐसा कोई ख़ास लेवल है नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, आराम से आप यहाँ पर कर सकते थे। अब अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, यही आपका लॉज़ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा, उसी लॉज़ ऑफ मोशन और ये एफबीडी के ही बेस पे
एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करिए, तब तक मैं क्लीन करता हूँ बोर्ड को। कर लिया रीड? कर लिया रीड? चलो देखो क्या क्वेश्चन है। अ पैराशूटिस्ट of weight W strikes the ground with his legs fixed, okay, and comes to rest with an upward acceleration of magnitude 3g, okay। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक आपका पैराशूटिस्ट है, ऐसा मान लीजिए, यहाँ लगाया है पैराशूट, इस तरीके से कुछ तो भी, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है, इसका वेट कितना है? इसका वेट है W और ये नीचे गिर रहा है विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 3g, विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 3g, ओके। द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द ग्राउंड, मतलब जैसे ही ये ग्राउंड पे धम से गिरेगा तो कितना ये फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, है ना। फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया आपको ये बताना है। पता ध्यान से, जैसे ही ये आपका ऐसे ग्राउंड के ऊपर में गिरेगा, जब ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो क्या असलियत में टच होगा? जब टच होगा तो क्या ये टच हुआ है तो एक्शन का रिएक्शन पेयर आएगा? हाँ सर। तो अगर आपको निकालने बोले ये चीज तो कुछ नहीं करना है। बताइए, क्या नीचे की तरफ आपका डब्लू? यस सर। क्या ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन? यस सर। और क्या ऊपर की ही तरफ जा रहा है आपका 3g? हाँ यस सर। तो ऊपर की तरफ हो गया आपका 3g। अब बोलिए, मान लीजिए इसका मास m है तो W विल बी mg के बराबर, और ये 3g के कारण एक फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा 3 इंटू एम इंटू जी। हाँ सर। अब जो ऊपर फोर्स है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो निगेटिव, इक्वल टू 0 कर लो, या फिर जो ऊपर है वो एक तरफ, जो नीचे है वो एक तरफ। क्या बोल रहा हूँ? समीशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू 0 कर लो। सर आपने तो बोला था समीशन ऑफ एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है? कम्स टू रेस्ट, मतलब कि वो आकर के रुक गया। रुक गया मतलब कि उस पे लगने वाले सभी के सभी नेट फोर्स 0 है, तो एफ नेट विल बी 0 हो जाएगा। बताइए ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर क्या लग रहा है? 3 इंटू एम इंटू जी। एंड नीचे क्या लग रहा है आपका? डब्लू, मतलब कि एम इंटू जी। ये हो गया आपका 0। तो 3 mg माइनस mg 2 mg, ये आपको मिल जाएगा n इक्वल्स टू 2 mg, और mg क्या है? डब्लू, ये होगा 2w। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अदरवाइज क्या कर सकते थे आप? कुछ नहीं, आप एक तो ये करो, या फिर जो फोर्स ऊपर है उनको एक तरफ, जो नीचे है उनको एक तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक तरफ, 3 mg एक तरफ, इक्वल टू m इंटू जी एक तरफ। कोई दिक्कत? तो यहां से बताओ क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? तो n इक्वल्स टू, ये इस साइड आ गया, आपको मिल जाएगा 3 माइनस माइनस 3 mg प्लस mg, यहाँ से आपको मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू 2 mg। अब बस दिक्कत क्या है इसके अंदर में? सर माइनस और प्लस का फर्क क्यों आया? माइनस और प्लस का फर्क सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये आपका फर्क डालता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये नॉन इनर्शियल, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपको तो बड़ा मजा आ जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस है, इसका सिंबल का भाई ये अलग-अलग क्यों आ रहे हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। हाँ, बढ़िया चीज़ है। तो मतलब अब हमें असलियत में क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं अब। ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ले लोगे मैग्नीट्यूड तो इसका आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट ही आ जाएगा। बट नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ध्यान से पहले एक लगाइए हेडिंग, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? नहीं, एक काम करते हैं, पहले आपको मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडी होती क्या है? एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडीज़ के अंदर में किस तरीके से हम क्वेश्चन पे सॉल्यूशन सॉरी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद आपको मैं समझाऊँगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल क्या होता है, एंड फिर आपको मैं बताऊँगा
इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में सबसे सिंपल सी चीज ये है कि आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करो एंड सारे क्वेश्चन काम खत्म। ध्यान से देखना क्या है। तो एक पहले एग्जांपल समझेंगे। किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए। ध्यान से देखो। मान लीजिए ये सरफेस है और यहाँ पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे इधर साइड लग रहा है एक फोर्स और ये फोर्स है आपका 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड, ये हो गया आपका 2 न्यूटन। तो आपसे ये बोल रहा है कि बताइए इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? चलो देखते हैं फिर। बताओ कैसे करोगे? क्या यहाँ पर आपको अनबैलेंस फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अनबैलेंस फोर्स में 10 न्यूटन आपका ज़्यादा वाला फोर्स इस साइड है? हाँ, इस साइड है। मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो इस साइड हो रहा होगा, ये बात तो क्लियर है। यस, बिल्कुल क्लियर है। तो फिर हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं समीशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी का हो रहा है। अब ये कैसे होगा? जैसे देखो, तो इधर वाला फोर्स पॉजिटिव तो +10, इधर वाला फोर्स नेगेटिव तो -2 इक्वल्स टू ये हो गया आपका मास इंटू में एक्सेलरेशन। सो यहाँ से एक्सेलरेशन का आपको मिलेगा आंसर +10 -2 अपॉन में m। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर यहाँ पर ये F इक्वल्स टू एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आपने लगाया, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अरे रुक जाओ भाई 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले एक और क्वेश्चन करो सॉल्व, पहले एक और क्वेश्चन करो सॉल्व, पहले एक और क्वेश्चन करो सॉल्व। मान लीजिए यहाँ पर 2 ऐसे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से। पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है मान लीजिए इस साइड, जिसका वैल्यू है 10 न्यूटन। इस पे लग रहा है दूसरा फोर्स इस साइड, जिसका वैल्यू है आपका 2 न्यूटन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बताइए ये दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या बोल रहा हूँ मैं? इन दोनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी ही आसान सी चीज़ है, इसको तो हम बड़े ही ईज़िली निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लो फिर बताओ क्या आएगा? सर मैं इन सब दोनों बॉडी को ना मान लूँगा एक ही बॉडी है जिसका मास है m1 और m2। मैं बोला वाह! क्या दिमाग लगाया आप लोगों ने। फिर आप बोलोगे सर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी इस साइड पे, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर गया एक्सेलरेशन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ma, और ये गया इस साइड पॉजिटिव तो ये हो गया आपका +10, और ये गया इधर पे नेगेटिव तो ये हो गया -2। 10 -2 हो गया आपका 8, बट हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आंसर, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 10 -2 अपॉन में m इज m1 प्लस में m2। मैं बोला वाह बेटा क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताया आपने। यहाँ पर बेटा एक पहले कॉमन चीज ऑब्जर्व करनी है। सर क्या ऑब्जर्व करना है? सर क्या ऑब्जर्व करें हम लोग? आप हर बार कुछ न कुछ ऑब्जर्व ही करवाते रहते हो। ध्यान से सुनो, दोनों फॉर्मूले के अंदर में +10 क्या था? +10 था। अरे नहीं, ध्यान से देख, +10 आपका +10 नहीं, +10 आपका असलियत में ज़्यादा वाला फ़ोर्स था। ओके, ये जो 2 था, ये 2 क्या था? ये 2 था कम वाला फ़ोर्स। हाँ, ठीक है। मतलब बॉडी आपकी एक्सेलरेट होगी जिस साइड पे एक्स्ट्रा फ़ोर्स रह जाएगा। पहली बात लिख के रखो कॉपी में। क्या बोला? बॉडी एक्सेलरेट उस साइड होगी जहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ोर्स रहेगा। ठीक है। दूसरा दूसरी बात, क्या आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो? ये 10 और ये -2, ये 10 असलियत में रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को चलाने के लिए। अरे हाँ, है ना? 10 न्यूटन फोर्स आपका बॉडी को चलाने वाला है। क्या ये 2 न्यूटन फोर्स बॉडी को अपोज़ कर रहा है? अपोज़ करने वाला। हाँ सर। और डिवाइड में क्या आपको m दिखाई दे रहा है? क्या डिवाइड में आपको m1 प्लस m2 दिखाई दे रहा है?
क्या ये m1 प्लस m2 असलियत में आपका नेट फ़ोर्स है? सॉरी नेट मास है? हाँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल मास, टोटल मास। ओके, सो असलियत में एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन और कुछ नहीं, तो चलाने वाला फ़ोर्स माइनस अपोज़ करने वाला फ़ोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये हुई ना बात। चलाने वाला फ़ोर्स माइनस अपोज़ करने वाला फ़ोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। मज़ा आया कि नहीं आया? ऐसा ही सेम फ़ॉर्मूला सेम फ़ॉर्मूला सेम फ़ॉर्मूला पुली मास सिस्टम, पुली मास सिस्टम में भी यूज़ होगा। सेम फ़ॉर्मूला पुली मास सिस्टम के अंदर में भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? बताऊँगा आगे जाकर के जब क्वेश्चन आएगा। बट क्या आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब ध्यान से सुनो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में मैं इस मोशन को असलियत में ऑब्ज़र्व कर रहा था बाहर से। जब मैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन बाहर से ऑब्जर्व करूंगा कि ओहो 10 न्यूटन 2 न्यूटन बॉडी चली आगे की तरफ, तो ये ऑब्जर्वेशन में मुझे ये दिखाई दिया कि बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अगर बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नली फोर्स आया होगा एंड वो एक्सटर्नल फोर्स असलियत में इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सर, यहाँ पर भी क्या वैसे ही होगा? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि अगर मैं बाहर से टुकुर-टुकुर देखूँगा इस बॉडी को, तो मालूम पड़ेगा कि अनबैलेंस फ़ोर्स यहाँ पर है, इसलिए बॉडी अनबैलेंस फ़ोर्स की तरफ एक्सेलरेट होते जा रही है। बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ कहाँ से दिखाई दिया? बाहर से। अगर रिलेटिव मोशन का आपने लेक्चर पढ़ा है, देखा है आपने, क्योंकि मैंने उसको करवाया हुआ भी ऑलरेडी, वहाँ बताया था कि रिलेटिव मोशन के अंदर में हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, जो भी आपका फ्रेम मूविंग मोशन में है, हम जाकर के अगर उसी पे बैठ जाएं बैताल बन के, तो बैताल बन के बैठने के कारण उस पर्टिकुलर रेफरेंस का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वो रेफरेंस आपका रेस्ट पे हो जाता है। हाँ सर, मैंने आपका लेक्चर देखा है, मुझे पता है ये बात कि अगर मैं जो बॉडी मूव कर रही है, जाके उसी में बैठ जाऊँगा, तो ये बॉडी, ये ऑब्जर्वर इस बॉडी पे अपने आप को रेस्ट पे मानता है। हाँ, और सर आपने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, मुझे बिल्कुल समझ में आया था, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से बोलो, अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी पे बैठ जाऊँगा, तो क्या मुझे ये लगेगा कि यार मैं तो इसी बॉडी पे हूँ और मैं तो भाई साहब इस बॉडी पे रेस्ट पे हूँ, और अगर मैं रेस्ट पे हूँ मतलब कि मेरे ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। अगर मैं सिस्टम का ही पार्ट हूँ, तो सिस्टम का ही पार्ट हूँ और तो सिस्टम के पार्ट में मुझे लगेगा मैं तो रेस्ट पे हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेबल पे बैठ, देखो सोचो, अगर मैं यहाँ पर बैठा रहूँ और ये पूरा आगे मूव करे, बट मैं अपने आप को देख रहा हूँ इस ब्लू मार्कर के हिसाब से, तो बता ध्यान से, क्या मेरी पोजीशन ब्लू मार्कर के हिसाब से चेंज हो रही है? नहीं, मैं ब्लू मार्कर के सेंटर पे था, यहाँ भी 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 सेंटर पे था। तो ब्लू मार्कर के हिसाब से ग्रीन मार्कर तो रेस्ट पे है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा। हाँ, ग्राउंड के हिसाब से मूव कर रहा, बट ग्राउंड के हिसाब से तुमने बाहर रह करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके आंसर निकाल लिया ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दूसरी चीज़, क्या क्या बता रहे हो सर आप? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिस्टम का ही पार्ट बन जाओ, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि आप तो मूव ही नहीं कर रहे। अगर आप मूव नहीं कर रहे, मतलब आप अपने आप को रेस्ट पे मानोगे, और अगर आप अपने आप को रेस्ट पे मानोगे, तो फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर में बोलोगे समेशन ऑफ एफ नेट ऑन मी इज इक्वल टू 0। अरे! गड़बड़ हो गया बाबा, क्या गड़बड़ हो गया? अगर आपने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया,
तो आप तो ये बोलोगे कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, और जब एफ नेट 0 बोलोगे तो आप यहां पर 10 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? 10 माइनस 2 इक्वल टू 0, और आप बोलोगे 10 इक्वल टू, क्या ये जिंदगी में कहीं पॉसिबल है कि 10 आपका 2 के बराबर हो जाए? अरे यार सर क्या बोल रहे हो, 10 2 के बराबर कैसे हो जाएगा? क्या मतलब है इसका? यहां पर जो हमने चीजें अप्लाई किया, वो चीजें या फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट असलियत में है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर सिस्टम के बाहर हो, क्या है ये? सिस्टम के बाहर, सिस्टम के बाहर, अगर सिस्टम के बाहर है तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर सिस्टम का ही पार्ट है तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आपके लिए आसान भाषा में सिंपल सा बस ये ध्यान रखो कि सिस्टम पे है, सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है तो नॉन इनर्शियल, और सिस्टम का पार्ट है तो एफ नेट इक्वल टू 0। तो हो क्या रहा है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में ये हो रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ सभी के सभी सही तरीके से वैलिड है। आपका फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते हैं तो आपका न्यूटन्स लॉ अच्छे से वैलिड नहीं होता, और आप वहां पर क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते, सही आंसर नहीं निकाल पाते। इसका मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चाहे आप इनर्शियल से करो, चाहे आप नॉन इनर्शियल से करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो फिर ध्यान सुनो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम हो जाते हैं तो हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं सही आंसर आने के लिए एक सूडो फोर्स। क्या अप्लाई करते हैं? सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स हमेशा आपका मोशन के अपोजिट में अप्लाई होता है। क्या बोला? सूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में अप्लाई होता है। तो अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो सूडो फोर्स लगाएंगे हम लोग इस साइड, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स रहेगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, जितना भी उस बॉडी का मास रहेगा। क्या समझ में आया? हम क्वेश्चन में हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम सिस्टम का ही पार्ट बन जाए। क्यों सा करोगे सर ऐसा? क्योंकि हमें जब क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी नहीं, डबल बॉडी, ट्रिपल बॉडी भी मिल सकती है। तो जब बहुत सारी अलग अलग बॉडीज रहेगी तो बेटर यही होता है कि आप सिस्टम का ही पार्ट बन जाओ। और जब आप सिस्टम का ही पार्ट बन जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन को इमेजिन करना बड़ा आसान रहेगा, और आप बोलोगे एफ नेट इक्वल टू 0, जो फोर्स पॉजिटिव उसको पॉजिटिव, जो फोर्स निगेटिव उसको निगेटिव करके इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर बड़े ही आसानी से आ जाएगा। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ इक्वल टू 0। समझ में आया क्या बोला? हाँ सर समझ में आ गया क्या बोले आपने। तो फिर अब हम हर बार क्वेश्चन के अंदर में ऐसा सा ही कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। अगर आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, आपने जो एक्सप्लेन किया ये हमने क्वेश्चन में जब अप्लाई करवाया आपने तो भी समझ में आया, और ये प्रॉपर बढ़िया से रिलेट किया। तो अब हमारा काम यह है कि हम सेम क्वेश्चन को आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व करके देखें, क्या आंसर सेम आता है या फिर अलग आता है। तो चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कैसे करोगे? देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर समझो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैं क्या बोलूंगा? समीशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कहां से है ये है आपका नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है ये। कहां से है ये? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। बताओ, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, मतलब कि ये हो गया आपका +10, ये हो गया आपका -2। यार कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन
यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी इस साइड, तो हम सूडो फोर्स मान लेंगे इस साइड, मतलब कि माइनस में m इंटू ए इक्वल टू 0। समझा क्या बोला? क्या है आपका 10 इस साइड, -2 इस साइड और बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी इस साइड, तो हमने मान लिया इसके अपोजिट में इस साइड। ये हो गया आपका -ma। तो आपको मिल गया ये, इधर आ गया। अल्टीमेटली आपको मिलेगा 10 -2 इक्वल्स टू ma, सो a इक्वल्स टू 10 -2 अपॉन में m। सर आंसर सेम ही आया, काम तो आपने वही किया। बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इसलिए आपको आसान लग रहा है। एग्जाम के अंदर जब ऐसे ही कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपका धुआं उड़ जाएगा। वहां आप कैसे अप्लाई करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, क्या करो हमेशा आप हमेशा सिस्टम का ही पार्ट बन जाओ, और इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव, एंड आप लोग कर दोगे जिधर भी मोशन होगा उसके अपोजिट में सूडो फोर्स। एंड सिंपली कुछ नहीं, आप कर दोगे बस इक्वल टू 0, एंड जो भी आपका आंसर आना रहेगा वहां से अपना आंसर आप लोग निकाल लोगे। कोई दिक्कत है? या फिर जो भी आपके फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट 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 फोर्सेस आपके हो जाएंगे बैलेंस। लेफ्ट वाले एक तरफ, राइट वाले एक तरफ, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर सेम तरीके से आप लोग सेकंड के अंदर में भी अप्लाई कर सकते हो। बस बेटा इस चीज को अब सही से ध्यान रखना, चलाने वाला फोर्स माइनस अपोज करने वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर, ये रहा एक सबसे फेमस, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहां पर हम सूडो फोर्स की मदद से ही समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर कैसे आएगा। चलो पढ़ो। आज का लेक्चर बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह होने वाला है। जिस तरीके से मैं करता हूँ ऑफलाइन क्लास के अंदर में, बिल्कुल वैसे करवाऊँगा। तो लास्ट तक इस लेक्चर को देखिएगा, आपको देखना कैसा मज़ा आएगा आपको इस लेक्चर को देखने में। ठीक है? क्वेश्चन 1, फाइंड एंगल थीटा वेयर मास m रेस्ट एट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो रहा है? आपका एक बॉडी चल रहा है। अच्छा एक काम करूँ बेटा, एक काम करूँ, मैं ना पहले इसको सॉल्व करता हूँ नॉन इनर्शियल से, नॉन इनर्शियल से, एंड फिर करूँगा मैं इसी क्वेश्चन को इनर्शियल से, इनर्शियल, और दोनों में हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए। हाँ सर, ठीक है। तो एक काम करो, ये हो गया आपका गाड़ी, इधर हो गया इसका एक्सेलरेशन, ये मास आपका यहाँ पर ऐसे था, बट जब ये मास आपका गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो ये हल्का-सा पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए इसने वर्टिकल से एंगल बनाया थीटा। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुन, अगर यहाँ पर ये आपका मास यहाँ पर आ चुका है, तो क्या नीचे की तरफ लग रहा है mg? हाँ, mg लग रहा है। क्या यह रस्सी है? रस्सी है तो रस्सी को मिटाने का, एरोस बनाने का, तो क्या टेंशन टी यहाँ हो गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब बड़ा ध्यान से, क्या इस टेंशन टी के बनेंगे 2 कंपोनेंट? अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा, तो टी का यहाँ क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या है मास? मास का नीचे आया mg, ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, और यहाँ लग रहा है टी साइन थीटा। अब बोलो, क्या आपका मास ऊपर नीचे कहीं जा रहा है? क्या ये मास ऐसे-ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि टी कॉस थीटा आपका बैलेंस हो गया है mg से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या इस वाले फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है? अगर बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये मास यहाँ के बदले यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। उसने बोला है फाइंड एंगल वेयर मास m रेस्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपका मास यहाँ नहीं, जब गाड़ी चल रही थी तो ये मास जाके कहीं यहाँ पर हुआ है रेस्ट। अब सोचो कैसे करोगे सॉल्व? क्या ये टी साइन थीटा किसी न किसी एक फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा? हाँ, बैलेंस हो रहा होगा। अब वो बैलेंसिंग फोर्स क्या है? ध्यान से देख, हम क्या बोले? गाड़ी अगर इधर चल रही है और आप अगर सिस्टम का ही पार्ट बन जाओ, तो जिधर हो रहा है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में लगा लेंगे एक सूडो फोर्स। उसके अपोजिट पे लगा लेंगे एक सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या इस साइड पे एक आपका मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा होगा? यस। तो बता, क्या टी साइन थीटा
इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, हमें निकालना है एंगल, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 2 बाय 1 कर देंगे, आपको मिल जाएगा टी साइन अपॉन टी कॉस एम ए अपॉन में एम जी, एम से एम कैंसल, ये हो गया ए बाई जी, टी से टी कैंसल, तो थीटा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए बाय जी। बहुत सिंपल। सर हमें ना इसको ना इनर्शियल से भी करना है, अंदर नहीं बैठना, हमको सुडो फोर्स अप्लाई नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं तुझे सिर्फ ये क्वेश्चन में आंसर क्रॉस चेक करवाने के लिए करवा देता हूं। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करता हूं कैसे, नॉन इनर्शियल से ही बस। बट आपके लिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड वर्जन 1 पॉइंट ए भी देखो, कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम लोग, इसे हम करेंगे सॉल्व इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सेम कुछ नहीं है, क्या बोला मैंने, ये हो गया आपका एक बॉडी, नीचे लग गया एम जी, ऊपर लग गया टी कॉस थीटा, और इधर लग रहा है आपका टी साइन थीटा। बता बॉडी कहाँ हो रही है एक्सेलरेट, सर बॉडी हो रही है इस साइड एक्सेलरेट, तो क्या इस साइड पे जो भी आपका नेट फोर्स होगा क्या वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सर इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ होता है वैलिड, अगर होता है वैलिड मतलब कि ये फोर्स यहाँ पर वैलिड है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये फोर्स आपको हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर ये दो हो रहे बैलेंस, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, डिवाइड कर दोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। अगर आपको यहाँ से ये बोल दे कि निकाल लो एक्सेलरेशन, तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जी इंटू में tan थीटा, ये भी हो जाएगा आराम से। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा 1 मिनट रुकना, पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ तक हमें समझ में आया, अब करते हैं आगे। ये लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे लिफ्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बन जाना है सिस्टम का पार्ट, और जिधर भी हो रहा है मोशन उसके अपोजिट पे अप्लाई करना है एमए, बस काम डन। बोलो क्या है आपका, यहाँ पर एक ऐसे लिफ्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, एक आपका लिफ्ट है, लिफ्ट कितना है, फाइंड अ फोर्स अप्लाइड बाय द बेस ऑफ अ लिफ्ट, बेस ऑफ द लिफ्ट ऑन बाय 20 kg ब्लॉक। तो क्या बोला उसने, फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन बेस बाय लिफ्ट, ऑन बेस ऑफ लिफ्ट बाय 20 kg ब्लॉक। मतलब कि यहां पर एक 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये बेस ऑफ द लिफ्ट इस 20 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, या फिर ये ब्लॉक इस लिफ्ट के बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, बात एक ही है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है सर, हमें करेंगे ना, हम बन जाएंगे सिस्टम का ही पार्ट। हाँ बन गए, बन जाओ बन जाओ। बता फिर, क्या सिस्टम का पार्ट बन गया, तो क्या ये 20 kg का फोर्स आएगा नीचे, 20 इंटू में आपका जी। हाँ सर। बता बॉडी क्या ऊपर जा रही थी, हाँ ऊपर जा रही थी, तो क्या नीचे आएगा फोर्स, हाँ नीचे ले लेंगे फोर्स, आपको मिल जाएगा मास इंटू में 2। और यहाँ पर एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल रिएक्शन ही हम निकाल लेंगे, एन ऊपर बाकी दोनों नीचे, तो 10 TG प्लस में m इंटू 2, जो कि 2m, पता क्या हो जाएगा, ये 20 g को मान लेंगे 10 प्लस 2 इंटू मास क्या दिया है 20, ये हो गया आपका 20 10 200 प्लस में 40, ये हो गया आपका 240 न्यूटन। बहुत सिंपल। क्या किया ध्यान से देख, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं, यहाँ पर जिधर मोशन हो रहा था उसके अपोजिट लगा दिया फोर्स, और यहाँ पर एफ बी ड्रॉ करना सिखा है हम लोगों ने। क्या होती है एफ बी डी, बता, कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, ये तो ऑलरेडी जानते थे। बस बॉडी ऊपर तो एम इंटू ए नीचे, बस हो गया, काम खत्म हो गया। ये कैसे हुआ, वेन यू आर दी पार्ट ऑफ अ सिस्टम। कॉपी के अंदर में अच्छे से नोट्स बनाओ, और सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली लिख के रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन। करूँ आगे, करें आगे, एक और क्वेश्चन करें, चलो ये क्वेश्चन करो। इसका आंसर तुम लोग खुद से करो, बताओ क्या आएगा, टेल मी द आंसर ऑफ इट। खुद बताइए क्या आंसर होगा इसका।
इतने सारे क्वेश्चन लाया हूँ ना प्रीवियस ईयर के, कि पूरा प्रीवियस ईयर कवर कर दूँगा मैं इस लेक्चर के अंदर में। चलो बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बॉडी अभी कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ, तो कहाँ लेंगे? ऊपर की तरफ, बता क्या हो जाएगा ये? क्या है आपका मास? 5 केजी। तो नीचे क्या आएगा आपका? 5 इंटू में जी हो जाएगा 10। बॉडी जा रही है नीचे, तो ले लेंगे फोर्स ऊपर की तरफ। क्या जाएगा ऊपर की फोर्स? फोर्स आपका मास है कितना? 5, एक्सेलरेशन कितना है आपका? 2, एंड नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बताओ ऊपर कौन-कौन से फोर्स? n प्लस 10, नीचे कौन सा फोर्स? 50। ये हो गया आपका जो फोर्स ऊपर वो एक तरफ, जो नीचे वो एक तरफ। ये n हो गया आपका 40 न्यूटन। अब सर इसको कैसे फील करें? बेटा अगर आप कभी भी लिफ्ट में बैठे होंगे, देखना जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें ठीक लगता है। बट जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है तो पेट में होती है गुदगुदी। अस्तित्व में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा वहां पर ऊपर जाते वक्त फोर्स बढ़ा तो हमारा एक्सेलरेशन जो जी होता है वो थोड़ा सा 9.81 से ऊपर की तरफ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई, हमें घबराहट नहीं हुई। बट जब वो नीचे आता है तो आप पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो नीचे लगना चाहिए था वो लग रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको लगता है कि आप ऐसे ऊपर उठ रहे हो, तो आपको हल्का फील होता है, हल्का फील होता है तो पेट में गुदगुदी होती है। ये गुदगुदी वाला एक्सपीरियंस आप मेले के अंदर में रहने वाले झूलों के अंदर में भी ले सकते हो। अगर झूलों में बैठोगे तो भी आपको ऐसा सा ही कुछ एक्सपीरियंस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी पुली मास सिस्टम, एंड पुली मास सिस्टम के ऊपर आने के बेस पे आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से देखना। और जिस तरीके से आपका पुली मास सिस्टम सॉल्व होगा वैसे ही आपका 2 ब्लॉक सिस्टम भी सॉल्व होगा। तो ध्यान से एक बार समझोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या है? कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है? ध्यान से देखो। क्या बोल रहा हूँ मैं? मान लीजिए यहाँ पर एक लगी हुई है पुली इस तरीके से, और इस पुली के ऊपर से ऐसा एक वायर जा रहा है, रस्सी जा रही है। यहाँ लगा है आपका M1 मास, यहाँ लगा है आपका M2 मास, और क्या बोला है? M2 बड़ा है। मास M2 इज ग्रेटर देन M1, ये आपको मानना है। चलो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अगर अगर M2 बड़ा है तो ये पूरा सिस्टम आपका जाएगा नीचे की तरफ। मतलब ये मास जाएगा नीचे की तरफ विथ एक्सेलरेशन a, और ये मास जाएगा ऊपर की तरफ विथ एक्सेलरेशन a। हाँ सर। अब अगर यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है तो हम रस्सी को मिटा सकते हैं, एरो बना सकते हैं। रस्सी को मिटा सकते हैं, एरो बना सकते हैं। यहाँ आएगा टेंशन टी, यहाँ आएगा टेंशन टी। ये सेम ही रस्सी है तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी। हाँ, तो मैं अगर मानूं पहला ब्लॉक, तो पहले ब्लॉक की एफबीडी में नीचे आएगा आपका M1G, ऊपर की तरफ आएगा आपका टेंशन टी, और बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ विथ एक्सेलरेशन a। सही है? बहुत बढ़िया। दूसरा, दूसरे बॉडी पे मैं सेम तरीके से अप्लाई करूंगा आपका एफबीडी का डायग्राम। तो नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर M2G, टेंशन टी आ रहा है ऊपर की तरफ, और बॉडी जा रही है नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन a। ठीक है? अब हम कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन? हम क्या बनेंगे? हम बन जाएंगे सिस्टम का ही पार्ट। हम बन जाएंगे सिस्टम का ही पार्ट। जैसे ही आप बन जाओगे सिस्टम का पार्ट, जो भी एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट में लगेगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, एक सूडो फोर्स। सही चल रहा है? जिधर भी एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट में आ जाएगा आपका एक सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन का। हाँ बिल्कुल। और जब अगर सूडो फोर्स आप लगा दिया, अगर आप सिस्टम का ही पार्ट हो, तो आप बोलोगे समीशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे समीशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फोर्स ऊपर वो एक तरफ, जो फोर्स नीचे वो एक तरफ। तो ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी, और नीचे क्या लग रहा है आपका? M1G प्लस में MA। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां से टेंशन टी का आंसर मिलेगा आपको M1, ये तो मिल चुका है। ठीक है, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से क्या यहां भी ऐसे कुछ होगा? बताओ। क्या ऊपर की तरफ फोर्स है आपका टेंशन टी प्लस M2, ये है आपका M2,
ये आपको हो जाएगा M2G, ये भी आपको पता M2 है ना, M1 है ना ये? हाँ, M1 है, सॉरी। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा M1, दिस इज़ M1 इंटू A। तो आप चाहो तो यहाँ से M1 को कॉमन ले सकते हो, ये होगा G प्लस A। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल के लिए, हम इसे भी यूज़ करेंगे आगे सिम्प्लिफिकेशन में। तो ये हो गया T ऊपर, M2A ऊपर, T ऊपर, M2A ऊपर और नीचे की तरफ M2G। बस बहुत सिंपल है, जो फोर्स ऊपर वो एक तरफ, जो फोर्स नीचे वो एक तरफ, इक्वल टू के। बता, क्या यहाँ से टेंशन T का आपको मिलेगा आंसर M2G माइनस में M2A, इक्वेशन नंबर में ये 2 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे बाद में देखेंगे क्या क्या काम में आएगा वो। चलो, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। हमें निकालना है सबसे पहला एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। कैसे निकालोगे? क्या ये दोनों आंसर आपके टेंशन टी के ही है? हाँ है, तो आप दोनों कर दो इक्वेट, पता क्या आ जाएगा? M1G प्लस M1A इक्वल्स टू M2G माइनस में M2A। ए भेज लो एक तरफ, बाकी डालो इस तरफ, क्या जाएगा ये? M1 प्लस M2, ए आ गया बाहर और यहाँ क्या जाएगा? M2G माइनस में M1G। पता क्या ए यहां से मिल जाएगा आपको M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस में M2 इंटू में G। कैसे लिखा हुआ है? कैसे लिखा हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या लिखा मैंने? A इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में G। अब इस फॉर्मूले को सही से ऑब्जर्व कर, बता ये M2 मास क्या है? क्या ये M2 मास वो मास है जो नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, मतलब ये है आपका चलाने वाला, चलाने वाला, माइनस M1 क्या है? M1 क्या असलियत में अपोज कर रहा है? हाँ, अपोज कर रहा है, तो ये है आपका रोकने वाला, रोकने वाला। और नीचे क्या है आपका? टोटल मास, टोटल मास, चलाने वाला मास, रोकने वाला मास इनटू में यहां लगा लेंगे जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। ध्यान समझ, यहां मास, यहां मास, यहां मास, मास से मास कैंसल, आपको मिल जाएगा यहाँ पे जी, मतलब कि एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन। कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था? पिछले बार में क्या था? पिछले बार में ऊपर में फोर्स था, तो चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास। असलियत में यहां भी तो वही है ना, चलाने वाला फोर्स क्या है? mg है, बस हमने यहाँ पे g को अलग से लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये मास के टर्म्स में दिख रहा है आपको। अदरवाइज g अंदर चले जाएगा तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, मतलब कि ये ट्रिक भाई साहब भगवान ट्रिक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो पुली मास सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं मिस होगा। क्या है? चलाने वाला, रोकने वाला अपॉन में टोटल मास। क्लियर है क्या बात? चलो, तो ये हो गया आपका क्या? सबसे पहला एक्सेलरेशन। दूसरा, अगर आपको मैं बोलूं सेकंड नंबर, आप मुझे बताइए टेंशन क्या आता है? टेंशन टी क्या होता है? टेंशन टी क्या होगा वो बताओ। क्या करेंगे? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। बताओ क्या आएगा आंसर? टेंशन टी इक्वल्स टू, टेंशन टी इक्वल्स टू M2G माइनस में M2 के बदले M2, M2 और ए के बदले M2 माइनस में M1 अपॉन में M1 प्लस में M2 इंटू में G। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब T इक्वल्स टू, इसे करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई। कैसे करोगे सिंप्लीफिकेशन? क्या मैं यहाँ पर M1 प्लस M2 है, तो क्या मैं बेस में यहाँ पर M1 प्लस M2 कर दूं, और जहां पर M1 प्लस M2 नहीं था वहां पे कर दूंगा मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं एलसीएम लेना। तो M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस में ये हो गया आपका M2, ये हो गया आपका M2 माइनस में M1, यहाँ पर हो गया जी। ठीक चल रहा है? हाँ, क्या करेंगे अभी यहाँ पे? हम यहाँ पर M2G को अंदर भेज देंगे, क्या जाएगा ये? M1 M2G प्लस M2 का स्क्वायर इंटू में G माइनस, क्या हम कैसे करो? माइनस के अंदर तो माइनस M2 स्क्वायर इंटू जी, माइनस माइनस प्लस M1 M2 इंटू में G अपॉन में M1 प्लस में M2। सोचो, तुम्हें मैं क्रैश कोर्स के अंदर में भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ कैसे आंसर आ रहा है। बट एग्जाम के लिए आप चाहो तो
क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशन बना के भी आंसर कर सकते हो, या फिर जो लास्ट का आंसर आएगा उसे भी याद रख सकते हो। बेटर है कि याद रखो, आपका बचेगा समय। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करोगे सॉल्व, तो आपको टेंशन टी का मिलेगा फॉर्मूला, कैसे? 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में g। ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, बट एक बार दिखाना चाहता हूं कि देखो डेरिवेशन कैसे निकल के आता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई खास नहीं है। तो हर एक पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और टेंशन टी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके इन दो फॉर्मूले से आराम से हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी बार लिखो अच्छे से फटाक से, एंड देन चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन। अब एकदम सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? बिल्कुल कुछ रोकना नहीं है, अब बिल्कुल कोई भी पेन नहीं रोकेगा। अगर आपने नोट्स बना लिया है, अगर आपने सही तरीके से अभी तक देखा है, तो अब कोई पेन रोकने का नहीं, एकदम दुगनी स्पीड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे अब। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, अ लाइट स्प्रिंग, स्प्रिंग होना चाहिए, अ लाइट स्प्रिंग पासेस ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन उसने बोला हुआ है कि आपका एक पुली है, ऐसे दो रस्सी जा रही है, ये मास आपका m1 और m2 है, ऐसा सा कुछ तो भी। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g बाय n, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g बाय n, g बाय n पक्का n निकालने बोला होगा, देन द रेशियो ऑफ मासेस m1 टू m2, अच्छा मासेस पूछा हुआ है, वो m1 अपॉन में m2 क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो निकालते हैं। हमने क्या पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोर्टिंग मास कौन सा है, बड़ा बड़ा मास कौन सा है, m2 है, तो m2 सपोर्टिंग, तो ये हो गया आपका m2 माइनस में m1 सपोर्टिंग अपोजिंग अपॉन में टोटल मास m1 प्लस में m2 इंटू में g। ये होता है। ए क्या है बता, ए क्या है, ए क्या है, g अपॉन में n इक्वल्स टू m2 माइनस में m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में g। नाउ g से g कैंसल, पता क्या आएगा, क्रॉस करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू n m2 माइनस n m1, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो इधर चला गया तो 1 प्लस n, m1 बाहर, इधर आ गया तो m2 बाहर, और n माइनस वन, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू n माइनस वन n प्लस वन। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो, क्या क्वेश्चन है बोलो। टू मासेस m1 एंड m2 टाइड टू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग आर हैंगिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन। डायग्राम दिया हुआ है, सेम डायग्राम है बेटा, कुछ फर्क नहीं है, डायग्राम सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या बना दिया मैंने, ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऐसा पुली है, ऐसा मास है, ये आपके दो मासेस है, इस तरीके से लगे हुए हैं, m1 m2 है। व्हेन द सिस्टम इज फ्री टू मूव, जो सिस्टम आपका फ्री टू मूव है, द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस इज g बाय 4। मान लीजिए ये आपका m2, ये आपका m1, ये बड़ा है तो नीचे की तरफ, ये ऊपर है तो ऊपर की तरफ a। उसने बोला है एक्सेलरेशन इज g बाय 4, g by 4, the acceleration of the masses is g by 4, the masses m1 and m2 are related as, मतलब कि m1 और m2 के बीच में क्या रिलेशन है, क्या अल्टीमेटली आपसे वो रेशियो ही पूछ रहा है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर का ये जो 4 है यही आपका असलियत में n था, देख ले g by n, g by 4। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट के अंदर में, क्या आंसर आएगा कमेंट। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, पहला क्वेश्चन कहाँ का था 24, दूसरा भी कहाँ था 24, मतलब कि दो अलग अलग सेट के अंदर में दो अलग अलग क्वेश्चन आए, बट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, नो चेंज, जी बाय एन, और एक बार एन के बदले आपको दिया 4। नेक्स्ट करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या है क्वेश्चन। अ पुली विथ अ फिक्स्ड एक्सिस कैरिंग टू मासेस अटैच्ड टू अ मासलेस इनएक्स्टेंसिबल स्ट्रिंग इन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इधर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन टी आपको दिया है 40 न्यूटन का, निकालने क्या बोला है, द मास एम,
द मास m क्या है आपका, 2 आपको दिए हुए हैं, डायग्राम दिया है ना आपको? हाँ, डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से है। आपको डायग्राम के अंदर में यहाँ दिया है मास कैपिटल M, मास इज़ कैपिटल M, और यहाँ दिया है आपको एक मास 6 केजी का, ठीक है? और रस्सी के अंदर में आपका टेंशन T लग रहा है, और ये टेंशन T आपको उन्होंने दिया हुआ है। टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T दिया उन्होंने 40। निकालने क्या बोला है? मास। बता, टेंशन दिया हुआ है, तो टेंशन का ही हम लगा लेंगे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला टेंशन का? टेंशन T इक्वल्स टू 2 इंटू M1 M2 अपॉन में M1 प्लस में M2 इंटू में G। यही होता है? हाँ, यही होता है सर। बताओ क्या जाएगा? 2 इंटू बता, M1 क्या है? कैपिटल M। M2 क्या है? 6, और M1 क्या है? M प्लस में 6 इंटू में G। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बता क्या आंसर आएगा यहाँ से? 6 टू जा 12, और T क्या है? 40। 40 इक्वल्स टू 12M अपॉन में M प्लस 6 इंटू में G के बदले मान लेंगे 10। ठीक है? तो ये 0 से ये 0 कैंसल, यहाँ भेजा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 4M प्लस में 6 चौके 24 इक्वल्स टू 12M। तो यहाँ पर 4M आ गया इस साइड, तो ये हो गया 24 इक्वल्स टू 8M, मतलब कि M आ गया 8 3 24, 3 केजी। 3 केजी। ऑप्शन नंबर बी। देखो तीनों क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन के आंसर तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी ही बन गए। इसका भी बी आया, इसका भी बी आया। आप बस बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया है, उसका ऑप्शन क्या है? ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बता क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन 4 क्या आएगा? 2 masses as shown in the figure are suspended from a massless pulley। सेम क्वेश्चन है आपका ऐसे ही, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नीट 2020 का है, जब पैदा भी नहीं हुए होंगे आप लोग। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास आर लेफ्ट फ्री, मतलब कि यहाँ पर दिया है 5 केजी, यहाँ पर दिया है 10 केजी। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू सपोर्टिंग क्या है? 10, अपोजिंग क्या है? 5, 10 प्लस 5 15 इंटू में जी क्या हो जाएगा आपका? 10। बता क्या आंसर आएगा? ये हो गया 5 अपॉन में 15 इंटू में 10, ये इससे कट जाएगा, मतलब कि ये हो गया आपका G/3 या फिर 10/3। 10/3 जो आपको ऑप्शन दिया होगा मान लो G/3, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड करो क्वेश्चन को फिर से। समझ में आ रहा है क्या? सर ये कैसे जल्दी-जल्दी हो रहा है क्वेश्चन? हाँ, जल्दी-जल्दी होगा ही होगा। अगर आपको एक बार फ़ॉर्मूला समझ में आ गया सही तरीके से, तो फ़ॉर्मूला आने के बाद बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कोई समझा दे, आपका काम हो जाता है। हमारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है? सर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आपने कमज़ोरी किया, या फिर हो सकता है आपको समझाया नहीं गया अच्छे से। पर कोई बात नहीं, अभी ढंग से बता रहा हूँ, ढंग से कर लो। क्या है क्वेश्चन पर? टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ masses कैपिटल M attached to the ends of a massless inextensible string which passes over the pulley। सेम ही क्वेश्चन है ये भी। फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ है। क्या है? ऐसा आपका एक पुली सिस्टम है, इस पुली सिस्टम में ऐसे लगी हुई है रस्सी, और दोनों तरफ आपके मास लगे हैं आइडेंटिकल मास, मतलब कि मास M और M उसने बोला हुआ है। ठीक है? टू masses, a small mass small m is now placed on the block B। अगर ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है, तो इस B वाले ब्लॉक पे एक छुटकू-सा मास रख दिया स्मॉल m। स्मॉल m। द एक्सेलरेशन विथ व्हिच द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब बता, जैसे ही यहाँ पर m रखा, तो क्या आपका ये B वाला सिस्टम हेवी हो गया A के कंपैरिजन में? हाँ, तो क्या आपका सिस्टम जाएगा नीचे की तरफ विथ एक्सेलरेशन A, ये जाएगा ऊपर की तरफ विथ एक्सेलरेशन A। बता क्या होगा एक्सेलरेशन? सपोर्टिंग मास। क्या है सपोर्टिंग मास? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या है अपोजिंग? कैपिटल M। क्या होगा टोटल मास? कैपिटल M प्लस में m इंटू में g। अरे सर धुआं-धुआं कर दिए आप तो। m प्लस m 2m। कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल M। 2 कैपिटल M। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बेटा? ए दिख रहा है? ए हो जाएगा आंसर सही। बहुत बढ़िया। चल ले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही आ गया। क्वेश्चन नहीं रहा, कॉन्सेप्ट ही आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस क्लियर है।
5 क्वेश्चन देखो पुली मास सिस्टम के ऊपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पुली मास सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया, दोनों के दोनों डेरिवेशन भी करवाए, एक्सेलरेशन कैसे आएगा और टेंशन टी कैसे आएगा। एंड सिंपल सी एक ही ट्रिक है, एक्सेलरेशन सपोर्टिंग मास माइनस अपोजिंग मास अपॉन में टोटल मास इनटू में जी। अगर सिर्फ फोर्स रहेगा तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। वहां पर आपका जी का मल्टीप्लाई नहीं रहेगा क्योंकि हम ऑलरेडी फोर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सही तरीके से सब कुछ कवर। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टू बॉडी मास सिस्टम। चलो ध्यान से देखो इसको भी। ध्यान से देखो क्या है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इन द टू केसेस। चलो निकालते हैं। सबसे पहला केस क्या है बेटा, ध्यान से देखना, मैं तो आपको यहाँ पे बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन को इजी करने में ये काम में आएगा। मान लो ये आपका ब्लॉक है और यहाँ पर आपका दूसरा ब्लॉक है। पहला ब्लॉक का मास कितना है m1, क्या है दूसरे का m2, और यहाँ लग रहा है एक फोर्स कितना F। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, ब्लॉक तो सर वैसा ही है बट फोर्स ना अब की बार बड़े वाले ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर गया फोर्स। ठीक है, निकालते हैं आंसर। बता, जैसे ही ये फोर्स F लगेगा क्या ये पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट होगा आगे की तरफ? हाँ सर। तो अगर मैं इसका FBD बना लूं, मैं क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ। तो क्या कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो क्या एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर? हाँ जी। और वर्टिकल में तो मोशन नहीं हो रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिर्फ हम लेंगे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में। बता क्या आंसर आएगा? पहले ब्लॉक में सर फोर्स लगाया इस साइड और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसमें अंदर की तरफ, मतलब कि इस साइड, ऐसा सा कुछ नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी जा रही है इस साइड पे एक्सेलरेट होके। तो बताओ m1 पे क्या आएगा फोर्स? इधर कितने फोर्स है, इधर कितने फोर्स है, इधर कितने फोर्स है, इधर है आपका, ऐसे कर लेता हूँ ना। अरे ठीक है ना, छोड़ो क्या करना डायग्राम इतना, तो हमें दिखाई तो दे ही रहा है, बना दिया ना एरो। दो फोर्स इस तरफ, ये हो गया आपका मा फोर्स प्लस में मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कैसे करना चाहते हो सॉल्व, इनर्शियल से या नॉन इनर्शियल से? सर अभी तक आपने क्या करवाया मुझे, नॉन इनर्शियल, जहां हम सिस्टम का ही पार्ट थे। सर वही करवाओ ना, क्यों कर रहे हो कंफ्यूज? नहीं करता कंफ्यूज, एक काम कर, सिस्टम का ही पार्ट बन जा, तो जहां होगा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ हो गया ना, तो खत्म। आप दो फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो F इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस में m इंटू ए। सही है, हो जाएगा। देन नेक्स्ट बता क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन n प्लस मास क्या है बेटा, m1 इंटू में a। सेम यहाँ करो, क्या आएगा बताइए, क्या होगा यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये अगर फर्स्ट केस का है तो n1 ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही दूसरे ब्लॉक का बनाओ FBD। क्या है आपका ब्लॉक m2, ब्लॉक चल कहाँ रहा है इस साइड, तो इसमें कहाँ आएगा m2a, m2a आएगा आपका इस साइड। सही है सर। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ पर n। सर यहाँ फोर्स है क्या बेटा, फोर्स तो बाहर है, फोर्स कहाँ लगेगा यहाँ पे, फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है सर, बताओ फिर क्या इसके लिए आपका बनेगा एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू m2a। हाँ सर ये तो बढ़िया हो गया। अब ध्यान से, क्या बेटा इन दोनों केस को ऑब्जर्व करने पे आपको एक ही मालूम पड़ रही है कि जब हम जिस बॉडी पे फोर्स लगता है उसको लेते हैं, तो उसको लेने के कारण हमें यहां पर फोर्स F को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। मतलब अगर आप जिस बॉडी में फोर्स लग रहा है उसको लोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने में ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि उस बॉडी पे ले लो जहां पर आपका अप्लाइड फोर्स नहीं है। यस, तो बता इन दोनों में से इजी कौन सा रहेगा, ये वाला कि ये वाला? सर ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि यहां लग रहा है फोर्स, यहां हमें फोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग जाएगा। हाँ तो एक काम कर, इसको कर लो सॉल्व, पता क्या जाएगा ये m1 फोर्स लग रहा है इधर, तो होगा बॉडी का एक्सेलरेशन इस साइड पे, तो अपोजिट में आएगा सूडो फोर्स मास 1 इंटू में एक्सेलरेशन, और कांटेक्ट पे लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो इस बॉडी पे लग रहा है
नॉर्मल रिएक्शन इस साइड, है ना? तो नॉर्मल इस साइड, m1a इस साइड, तो नॉर्मल इक्वल्स टू m1a। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्या ये फर्स्ट केस है? तो ये हो गया n1, क्या ये सेकंड केस है? तो ये हो गया आपका n2। क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब कि n1 अपॉन में n2 निकालने बोला है। ये होगा आपका m2a, m1a, a से a कैंसल, n1 n2 अपॉन में m2 बाय m1। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये हो गया उसका कॉन्टैक्ट फोर्सेस के रेशियो का आंसर। क्या हो रहा है ऑब्जर्व, n1 बाय n2, m2 बाय m1, 2 2 1 अपोजिट अपोजिट पे दिख रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, अगर बॉडी का निकालना है एक्सेलरेशन तो क्या आएगा? अरे यार कैसे करते हो फालतू बात। अगर बेटा तुझे एक्सेलरेशन ही निकालना है तो एक्सेलरेशन तो सिखा चुका हूं ना, कि बता कौन सा है आपका सपोर्टिंग फोर्स F, क्या अपोजिंग में कोई है? नहीं है, तो हो गया आपका एक्सेलरेशन विल बी सपोर्टिंग फोर्स F, अपोजिंग कुछ भी नहीं है। टोटल मास इज m1 प्लस में m2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में m1 प्लस में m2। ना फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस का रेशियो का फॉर्मूला। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चल फिर क्वेश्चन कर सॉल्व, बता क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, चल इसको एक सेकेंड में धुआं धुआं करो। क्या है, क्या है? टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, वन ब्लॉक हैज मास m एंड अदर ब्लॉक हैज मास 2m एज शोन इन द फिगर। पूरी की पूरी कहानी फालतू फालतू। इनिशियली फोर्स F इज अप्लाइड ऑन मास 2m एंड सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, पहले केस में मास मूव किया सिस्टम राइट में, तो आप चाहो तो ऐसा ही बिल्कुल ये वाला एनालिसिस और ये वाला एनालिसिस करके आंसर निकाल सकते हो। बट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इसी को यूज कर लो। n1 अपॉन में n2, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स F1 और F2 दिया हुआ है, तो मैं बोल दूंगा F1 पहला केस, F2 दूसरा केस। अपोजिट में मतलब कि m2 इधर, m1 इधर। बता सेकंड केस का मास क्या है? क्या है आपका सेकंड मास? हाँ, मास लेना पड़ेगा अच्छी तरीके से। बता क्या है आपका पहला केस में? ये कि मास का था 2m, क्या ये 2m और ये कितना है आपका m, तो m1 कितना है? बता m1 कितना है? m1 है आपका 2m, ये हो गया आपका 2m, और m2 कितना है? m, m से m, m से m कैंसल, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर रेशियो वाइज 1/2, 1/2 हो गया। बस यहाँ पे आपको जो पहला मास है पहला मान लो, दूसरा मास दूसरा मान लो। पहला मास क्या है देख लो डायग्राम में, डायग्राम में देख लो ना भाई, डायग्राम में क्या दिया हुआ है बताओ। ये मास क्या दिया हुआ है? 2m, और ये मास क्या दिया हुआ है? m। तो ये हो गया पहला मास, ये हो गया आपका दूसरा मास। तो F1 बाय F2 इस M2 बाय M1 हो गया आंसर। उड़ा दिए 1 मिनट के अंदर। अगर तुम्हें बेटा ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे ना, तो हमेशा सोचो कि नोट्स में ऐसा कहाँ पढ़ा हुआ था। इम्पोर्टेंट तो यही है ना। अब बच्चे बोलते हैं सर हमें याद नहीं रहता। बेटा याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉल। अब आप लोग रिवीजन तो करते नहीं हो, तो रिकॉल कैसे होगा? प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हमारे बच्चों में है। हमारे बच्चे बहुत धुआंधार है ना, एकदम खतरनाक बच्चे हैं हमारे। हमारे बच्चों को चाहिए कि एक बार पढ़ा दो और दिमाग में से छपवा दो। अरे छपवाएँगे कैसे? एक्सप्लेन कर दिया, जितना एफर्ट से आपको पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दिया। बट याद रखने का काम किसका है? आप ही का रहेगा ना, याद तो आप लोग करोगे। चल आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या है? Two blocks of masses 6 kg and 4 kg are placed in a contact with each other on a smooth surface as shown. If a force F of 5 Newton is applied on a heavier block, the force on the lighter block is, मतलब कि द F फोर्स लगाया है हमने किसका, किस पे? हेवियर ब्लॉक पे 6 kg पे। देन द फोर्स ऑन द लाइटर ब्लॉक इज, फोर्स ऑन द लाइटर ब्लॉक मतलब कि बेटा क्या होगा? आपका फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सोचो बड़े वाले फोर्स में लग रहा है आपका फोर्स 6 केजी, लाइटर ब्लॉक क्या है आपका 4 केजी। भाई साहब, भाई साहब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, हमें एफबीडी बनाना किसका फ्रूटफुल रहेगा, इसका या फिर इसका? इसका। तो एक काम कर, इसका एफबीडी ड्रॉ कर ले, बता क्या आएगा? ये हो गया 4 केजी। सर इधर लग रहा है फोर्स बॉडी जाएगी इस साइड पे, तो इधर हुआ एक्सेलरेशन, तो अपोजिट में आ गया आपका सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। और और कांटेक्ट लगेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस मतलब कि इस पे लग रहा है
इस साइड पे एक नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू ma, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास क्या है 4, और क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है जो भी फोर्स है अपॉन में टोटल मास इज 4 + 6 10। तो फोर्स F क्या दिया हुआ है, F दिया है 5, ये हो गया आपका 4 इंटू में 5/10, ये हो गया 2, आंसर आया 2 न्यूटन। बहुत ही बढ़िया। तुम सोच रहे हो क्या कर दिए, अरे कुछ नहीं किया भाई, जो पढ़ाया वही तो यूज किया। ये वाला केस तो है वो, देख ध्यान से, हम उस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते जहां पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स F लगाओगे तो फिर आपको फोर्स F के लिए भी करना पड़ेगा काम, ये तो तकलीफ वाला हो जाता है। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर तो यही है ना कि आप अप्लाई कर लो दूसरे वाले में, क्योंकि वहां पर फोर्स F इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी आंसर तो सेम ही आना है हर केस से। नहीं समझा, समझ में आया कि नहीं आया? चल फिर नेक्स्ट कर क्वेश्चन, एक और करो, एक और क्वेश्चन। इतनी सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन, देखो क्या है। पढ़ लिया क्वेश्चन, निकाल लिया आंसर, बता। द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 200 kg। क्वेश्चन नंबर 8, आपका मास है लिफ्ट का कितना 200 kg, ठीक है। व्हेन इट असेंड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द टेंशन इन द केबल, टेंशन के इन द केबल मतलब कि बता हमें टेंशन टी निकालना है। हाँ बता क्या हो जाएगा, क्या नीचे आएगा आपका 200 इंटू में जी मतलब कि 10 हो गया। एक्सेलरेशन ऊपर, हम लेंगे नीचे सूडो फोर्स, क्या है मास 200, क्या है एक्सेलरेशन 4। अब क्या होगा टेंशन टी, अगर हम सिस्टम का ही पार्ट है तो जो फोर्स ऊपर इक्वल टू जो फोर्स नीचे, ये हो गया आपका 2000, ये हो गया आपका 800, तो आंसर आ गया आपका 2800 न्यूटन। टेंशन टी खत्म, बहुत ही सिंपल, उड़ा दिए क्वेश्चन को। लग रहा है ऐसा कि हम खेल रहे हैं क्वेश्चन के साथ। ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन आपका स्प्रिंग बैलेंस है, बस फर्क क्या है, अभी लिफ्ट के अंदर में टेंशन टी निकालने बोला, अब आपको बोला है आपको स्प्रिंग मास। मैं आपको देता हूँ हिंट, बस क्या होगा बेटा, ये लिफ्ट है और यहाँ लगा है आपका स्प्रिंग मास, ठीक है। क्या होगा, बस ध्यान रखना, जितना भी आपका स्प्रिंग मेजर करेगा उतना ही आपका फोर्स आएगा, मतलब कि ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। बस आपको ये स्प्रिंग फोर्स निकाल लेना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको के एक्स से रिलेट नहीं करना, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का एक्स नहीं पता है और के भी नहीं पता है, तो ऑब्वियसली के एक्स नहीं लगा पाओगे। क्या करोगे, नीचे आएगा आपका एम जी, लिफ्ट का जा रही है डाउनवर्ड्स, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, तो आप ले लोगे मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और जो भी आपका ऊपर का एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, जो भी आंसर आएगा अपना वहां से आंसर बताना और बताइए कमेंट में कि क्या इसका आंसर आया, ठीक है। तो होमवर्क नंबर 1 भी आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 9 नहीं है, ये तो होमवर्क है। तो होमवर्क 1 का क्या आंसर है बताइए आप लोग कमेंट में, ठीक है। मैं चेक करता हूँ सभी के कमेंट्स, ठीक है, वैसे भी आते ही कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, the ratio of weight of a man in a stationary lift and weight when the lift is moving downward with a uniform acceleration a is 3/2। ओके, क्या बोला उसने, weight of a man in a stationary lift, मतलब कि आपका वेट मतलब क्या, नॉर्मल डायरेक्शन ले ले बस, ऐसा मान लो ये खड़ा यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो क्या क्या करेगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन 1 ये कब का है, रेस्ट का है, जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे थी, अपॉन में जब आपकी लिफ्ट कहाँ मूव कर रही थी, डाउनवर्ड, ये आपका डाउनवर्ड। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा, 3:2, और आपकी लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन ऑफ ए, निकालने का बोला है। द वैल्यू ऑफ ए इज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, देख कैसे करेंगे। क्या है ये, n1 अपॉन में n डाउन इक्वल्स टू 3/2, बता n1 क्या रहेगा, n1 जब आपकी लिफ्ट आपकी रेस्ट पे है तो कुछ नहीं सर, ये हो जाएगा आपका m इंटू में जी, मास इंटू में जी। बट अगर आपकी लिफ्ट जब मूव करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन n2 ऊपर, mg कहाँ लगेगा नीचे, और लिफ्ट
का एक्सेलरेशन नीचे, तो सूडो फोर्स ऊपर। ये हो गया आपका मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो N2 विल बी, बता, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, m इंटू ए ऊपर, नीचे की तरफ आपका m इंटू जी। कोई दिक्कत? बता, N2 क्या आएगा यहाँ से, m कॉमन, तो g माइनस में a। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। क्या है बता, N1 इज mg, N2 इज m g माइनस a इक्वल्स टू 3/2, m से m कैंसल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2g इक्वल्स टू 3g माइनस में a। सही है, a निकालने बोला है, a गया उस साइड, ये आ गया इस साइड, तो a इक्वल्स टू आंसर इज g। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत सिंपल, जो पढ़ रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं। नाउ ये सेम क्वेश्चन है आपका, W1/W2 आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको फिर से नॉर्मल 1/नॉर्मल 2 ही दिया हुआ है, एंड आपसे एक्सेलरेशन ए ही पूछ रहा है। ये आप बताओगे फिर से होमवर्क आपके लिए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये थोड़ा सा सिंपल, बहुत कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है। क्या है बोल रहा हूँ मैं, एक आपका है सपोर्ट है, और यहाँ पर एक पुली, यहाँ पर दूसरी पुली। क्या है, इस पुली से होते हुए एक मास लगा हुआ है, मास कितना है बेटा m, और यहाँ से लगा हुआ है ऐसे दूसरी पुली, और यहाँ लगा हुआ है एक और मास, कितना मास है, √2m। ओके, √2m, और यहाँ से आपका इधर आ गया, कितना है ये भी सेम मास है, ये भी हो गया आपका m, और यहाँ पर वर्टिकल से आपको एंगल भी दिया हुआ है थीटा। ठीक है, चलो क्या बोला है, द पुली एंड स्ट्रिंग शोन इन द shown in figure are smooth and negligible mass। ठीक है, for the system to remain in equilibrium, what is the meaning of equilibrium? equilibrium means ना तो सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सभी के सभी मास रेस्ट पे है, सभी का सभी आपका एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं। ये तो बढ़िया बात हो गया, अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हमारे लिए भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। पता क्या हो जाएगा, रस्सी को मिटाने का, एरो बनाने का, टेंशन टी, सेम मास ये भी है, तो रस्सी को मिटाने का, एरो बनाने का, जितना यहाँ पर टेंशन आपका mg आएगा, क्या उतना ही mg यहाँ भी आएगा। तो क्या टेंशन टी दोनों आपका mg के ही बराबर रहेगा। हाँ, मतलब कि यही टेंशन टी आपका यहाँ जाएगा, यहाँ भी रस्सी को मिटाया, एरो बनाया, टी आया, यहाँ भी रस्सी को मिटाया, एरो बनाया, टी आया। ठीक है, अब बोल, क्या बेटा ये वाला एंगल दिया है थीटा, क्या ये भी एंगल रहेगा थीटा? हाँ, थीटा हो जाएगा। अगर ये टी है, जहां एंगल वहां कॉस, तो क्या ऊपर की तरफ लगेगा आपके लिए टी कॉस थीटा, एक का, दूसरे का भी टी कॉस थीटा, तो क्या ये हो गया आपका एक और टी कॉस थीटा? हाँ सर, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये टी कॉस थीटा असलियत में इसके √2mg से बैलेंस हो रहा होगा। हाँ सर, तो फिर क्या करो, बताओ ऊपर क्या है, टी और टी, 2t कॉस थीटा, नीचे क्या है बेटा √2mg, और टी क्या है mg, तो 2 इंटू में m इंटू जी इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू रूट इंटू में mg से mg कैंसल, और √2 से ये कैंसल, यहाँ आ जाएगा एक √2, मतलब कि नीचे आ गया तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, और 1/√2 कॉस होता है आपका 45 डिग्री पे। एफबीडी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस हमने ब्लॉक्स का एफबीडी बनाया, रस्सी को मिटाने का, एरोज बनाने का, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ है, बिल्कुल एकदम ऑफलाइन वाले फील्ड में पढ़ाऊंगा, तो सही तरीके से बिल्कुल लास्ट तक पढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो कैसे कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आप नोट्स में प्रॉपरली करोगे नोट डाउन, तो 100% लॉज ऑफ मोशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। 100% आप उन क्वेश्चंस को तो कर ही लोगे। ठीक है, चलिए क्या है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम लगाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम लगाते हैं, जहां से बॉडी आपकी कर रही है रोटेट। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, जहां पर इस तरीके की एक बॉडी है,
और ये कर रही है रोटेट। अगर ये रोटेट कर रही है तो इस रोटेशन के लिए मान लीजिए यहां से ये हो गया आपका डिस्टेंस डी, और यहां लग रहा है कोई एक फोर्स। वो फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो बस अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना है तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको बस मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना है, काम खत्म। देन सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि बॉडी इज एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम मीन्स बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का क्या मतलब है? ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, और फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सभी फोर्सेस बैलेंस है, क्या क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितने भी फोर्स एक्स में लग रहे होंगे उन सबका प्लस माइनस कर करके आंसर जीरो आना चाहिए। जितने भी फोर्स आपके वाई में लग रहे होंगे सब फोर्स आपके जीरो होने चाहिए। एंड समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, ये भी आपका जीरो होना चाहिए। अगर ये सब है तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं है तो आपका सिस्टम भी फिर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। समझ में आया? और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करना है आपको? बस मास इंटू एक्सल, सॉरी मास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा। मान लो ऐसा सा कुछ सिस्टम है एक, जहां पर एक फोर्स लग रहा है इस साइड, एक फोर्स लग रहा है आपका इस साइड, बट F1 और F2 में थोड़ी बहुत कमी है, तो ये आपका रोटेट कर रहा है, ये जा रहा है ऊपर और ये आ रहा है नीचे। ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा बेटा कुछ हो रहा है तो ध्यान समझना, जो आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे तो दोनों क्लॉकवाइज ही है, तो डायरेक्शन भी सही तरीके से लेना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पॉइंट से इस फोर्स के कारण कहाँ जा रहा है ये? नीचे। और इस पॉइंट से ये कहाँ जा रहा है? नीचे। पता ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या कर लेंगे? बस एक चीज को सही तरीके से फॉलो करना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज निगेटिव, क्योंकि फोर्सेस रहे मोमेंटम रहे इन सभी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चल फिर एक क्वेश्चन कर सॉल्व। क्वेश्चन कर सॉल्व, क्या बोला है? अ मीटर स्केल इज सपोर्टेड ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर। अ मीटर स्केल मतलब कि लेंथ कितनी है उसकी? 1 मीटर। ठीक है, एक वेज, वेज मतलब ऐसा एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पे इस तरीके से एक मीटर स्केल को हमने रखा हुआ है, उन्होंने बोला। ठीक है, एक ऐसा मीटर स्केल रखी हुई है जिसको बैलेंस है। बैलेंस है मतलब अगर इसका लेंथ यहाँ पर रहेगा 0 और यहाँ रहेगा 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर, तो सेंटर में क्या होगा आंसर? ये रहेगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर मार्क। मतलब यहाँ पर आप 50 है तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 20 पे एक बॉडी है जिसका मास डब्ल्यू है, वो लटकी हुई है। ठीक है, आगे आगे, एंड अनदर वेट ऑफ 25 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम 74 मार्क। मतलब 50, 60, 70, 80, मतलब यहाँ पर कहीं तो भी 74 के मार्क पे एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 25 ग्राम की लटकी हुई है। ठीक है आगे, एंड द मीटर स्केल रिमेन्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ये लगाने के बाद में भी आपकी मीटर स्केल परफेक्टली जैसे है हॉरिजॉन्टल में वैसे ही रहती है। ओके, तो नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ मीटर स्केल, वेट ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये आपको निकालने बोला है। क्या करोगे? क्या बेटा यहाँ पर ये है आपका सेंटर, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब कि y0। क्या आगे पीछे हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब x0। मतलब क्या ये घूम सकता है? हाँ, क्योंकि फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब कि आपका बॉडी घूम रहा है। बट क्या घूम रहा है एक्चुअली में? नहीं घूम रहा, क्योंकि उसने क्या बोला है? इज एट रेस्ट, मतलब कि ये आपका इक्विलिब्रियम पे है, हॉरिजॉन्टल पे ही है, मतलब
सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, सभी मोमेंट भी बैलेंस हो रहे होंगे। तो बता, समीशन ऑफ, ये मान लो पॉइंट है आपका, समीशन ऑफ पॉइंट ओ, समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसा है? क्लॉकवाइज, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव बताइए, अगर ये 20 है बेटा तो क्या यहाँ से यहाँ ये 30 हो जाएगा? हाँ। और अगर ये 74 है तो क्या 74 और यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या 74 माइनस 24 हो जाएगा ये? है ना? 24 हाँ ठीक है, इट विल बी 24। पता क्या बन जाएगा ये? W इंटू में 30, W इंटू में 30, ये आपका प्लस में एंटी क्लॉक, ये है आपका क्लॉकवाइज, तो माइनस में 25 ग्राम, 24 इक्वस टू 0। सही है? तो W इक्वस टू इधर आ गया तो 25 इंटू 24 अपॉन में 30, क्या बन जाएगा ये? 6 चौके 24, 6 पंचे 30, और ये हो गया आपका पचम 25, तो 5 चौके 20, 20 ग्राम। आंसर इज 20 ग्राम। है कोई ऑप्शन? हाँ, 20 ग्राम वेट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल है, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो अब, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। क्या है क्वेश्चन? अ मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड एट द फ्लोर। एक आपकी मीटर की स्केल है, मतलब कि एक पूरी मीटर स्केल है, मतलब कि द लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इज हेल्ड वर्टिकली एंड अलाउड टू फॉल, और इसको ऐसे हम गिरने देते हैं। अज्यूमिंग दैट द एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लिप, मतलब कि ये स्लिप नहीं मारता है, सिर्फ ये गोल घूमता है बस। ठीक है, ऐसे गोल घूमना अलाउ कर दिया उसको हमने। कोई दिक्कत? तो अगर ये गोल घूम रहा है, अगर ये गोल घूम रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब ये रॉड आपका यहाँ से ऐसे गोल घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, तब बोल रहा है इसका बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्या बेटा एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा? हाँ सर। क्या हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा? हाँ सर, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मुझे कहीं से v मालूम पड़ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ सॉल्व। अरे हाँ ना बोलो। अगर मुझे कहीं से यहाँ पर v मालूम पड़ जाए तो मैं इसे कर सकता हूँ सॉल्व। अब ये v कैसे मिलेगा? अरे यार ये क्वेश्चन तो आपका बेटा शायद से वर्क एनर्जी से सॉल्व होगा। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय दी वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लगाओगे वर्क एनर्जी तभी आपको मिलेगा आंसर। एक काम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स तो नहीं लगेगा ना? हाँ, नहीं लगेगा। ठीक है, एक काम कर बेटा, क्या मैं यहाँ पर क्या फोर्स मानेंगे? एक काम करो, यहाँ मान लो mg, mg फोर्स। ठीक है, ये mg मान लिया। ये आपका पूरा बॉडी यहाँ से ऐसे कर रहा है रोटेट, तो क्या पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी? हाँ। क्या यहाँ जब ये ऐसे नीचे गिरेगा तो क्या इसको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी? अगर काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा तभी तो मिलेगी ना वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब क्या ये सेंटर ऑफ मास किसी एक हाइट h पे था? हाँ। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी आपकी यूज हुई होगी काइनेटिक एनर्जी में। अरे हाँ, है ना? नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलिए। बट यहाँ पर ये बॉडी तो आपकी रोटेट हो रही है, ये बॉडी आपकी रोटेट हो रही है। भाई साहब, ब्लॉक आपका ऐसे थोड़ी गिर रहा है, ब्लॉक आपका ऐसे रोटेट होके गिर रहा है। मतलब रोटेट होके गिरना, इसका क्या मतलब होता है? रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर ट्रांसलेशन वाला नहीं लगेगा, ट्रांसलेशन नहीं। दिस काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी एंगुलर वाला। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज पीई? पीई इज एम इंटू जी इंटू एच। बता एच क्या है? 1 मीटर का आधा, 0.5। अरे एच का जगह एल बाई टू रहेगा ना भाई, चलेगा बाई टू ले लो, एल बाई टू। हाफ ऑफ, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द एंड क्या होता है बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड एट द एंड इज, सर हमने पढ़ा हुआ है ml स्क्वायर बाय 12 होता है। नहीं 3 होता है, 12 सर सेंटर के लिए होता है।
12 सेंटर के लिए, 3 आपका एंड के लिए, इनटू में ओमेगा का स्क्वायर। नाउ मास से ये मास आपका m है, तो मास से मास कैंसल, एक लेंथ से एक आपका लेंथ भी कैंसल किया, आपका ये l रहेगा पूरा का पूरा। देन 2 से 2 भी कैंसल, यहाँ हो गया g इक्वल्स टू, यहाँ हो गया आपका l अपॉन में 3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। पता क्या रहेगा यहाँ से आंसर? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी क्या है, 10 मान ले, जी को मान लो 10, जी को मान लिया 10। अच्छा, जी में आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, तो 3g अपॉन में l, सो ओमेगा इज रूट के अंदर 3g अपॉन में l। समझ में आया क्या? वैसे बेटा असलियत में ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका आगे टॉपिक में, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन गलती से आ गया। हमारे भैया पीपीटी बनाने वाले लोग तो वो खतरनाक है यहाँ पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट समझ में आया क्वेश्चन क्या क्या मैंने यहाँ पर। देखो हाइट पे था, हाइट से नीचे गिरा, नीचे गिरा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में। अब पोटेंशियल mgh होता है और काइनेटिक क्या होता है, mv स्क्वायर, बट ये mv स्क्वायर आपका लीनियर में होता है। यहाँ तो आपकी बॉडी रोटेट हो रही है, रोटेशन में तो आई ओमेगा स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आई ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या है? आंसर क्या है? ओमेगा इज √3g/l, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। चलिए एक और देख लो क्वेश्चन। चलो क्या क्वेश्चन देखो, अ डोर 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक डोर है 1.6 का जिसको फोर्स लगता है 1 न्यूटन एट द फ्री एंड टू ओपन। मतलब सोचो आपके बिल्कुल दरवाजे वाला केस, ये आपका डोर है, इस डोर का कितना है वाइड, 1.6, 1.6 मीटर। इसमें हम जो भी लगाएंगे फोर्स, ये फोर्स एंड पे लगाते हैं तो 1 न्यूटन का फोर्स लगता है इसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है, द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब 1 न्यूटन के अलावा और कितना फोर्स लगेगा, लगेगा रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट 0.4, यहां से 0.4 पे अप्लाई करना है तो 0.4 पे अप्लाई करना है तो कितना फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा। मतलब कि ये हो गया आपका एफ मान लीजिए, एडिशनल फोर्स फ्रॉम दी हिंज फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग, यहां से ओपन या फिर क्लोज करने के लिए कितना फोर्स लगेगा निकाल लेते हैं। बता, पहले बताइए आपका ये हो गया 1 न्यूटन, बताइए ओपन करने में कितना लगेगा फोर्स। अब फोर्स मतलब क्या भाई साहब, यहाँ पर अगेन इस रॉड का होगा मोशन मूवमेंट, ये गोल घूमेगा, अगर ये गोल घूमेगा तो अल्टीमेटली यहाँ लगेगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर यहाँ लगेगा आपका टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बात सेम ही होती है। तो एक काम करो, आपका इनिशियल टॉर्क निकाल लो, इनिशियल टॉर्क। पता क्या होगा इनिशियल टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इज 1.6, मतलब क्या आंसर हो गया आपका 1.6 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर, ये हो गया आपका। ठीक है, देन फाइनल टॉर्क, फाइनल टॉर्क, पता क्या है फाइनल टॉर्क, डिस्टेंस इज 0.4, 0.4 एंड फोर्स इज एफ मान लो। अब हमें दरवाजा तो खोलना ही है, अगर दरवाजा खोलना ही है मतलब कि जितना टॉर्क ओपनिंग या क्लोजिंग में लगता है उतना तो लगाना ही पड़ेगा। ये फोर्स एफ कितना लगाना है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। पता क्या आएगा फोर्स एक्स यहाँ से 1.6 इक्वल टू 0.4 इंटू में एफ, तो एफ विल बी 16/4, मतलब कि 4 न्यूटन। भाई साहब ये 4 न्यूटन फोर्स तो यहाँ लगाया, क्वेश्चन क्या बोला है, द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब आपका पहले 1 था, एडिशनल 3 और लगाना पड़ेगा, एडिशनल। ये बेटा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी रहते हैं ऐसे ढंग से। देखो वहाँ पे 4 का भी आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बच्चे आंसर निकालते हैं एकदम हो जाते हैं खुश, वाह मजा आ गया आंसर मिल गया, बट क्वेश्चन में उसने एडिशनल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स पूछा है। तो भाई साहब हमने 4 लगाया यहाँ से ओपन करने के लिए, बट पहले क्या लग रहा था, पहले लग रहा था 1, मतलब कि एडिशनली हमें 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत हरामी लोग रहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पर
लॉज़ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट खत्म, जहाँ पर हम लोगों ने सभी के सभी वो टॉपिक कर लिए, जहाँ पर लॉज़ ऑफ मोशन मतलब कि पर्टिकुलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। एफबीडी के थ्रू कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड किस तरीके से आपका यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो देख लिया। ठीक है? अब इसके आगे का जो पार्ट है हमारा, वो रहेगा आपका मोमेंटम का, वो रहेगा आपका इम्पल्स का, वो रहेगा आपका कोलिज़न का। तो कोलिज़न इज़ अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो कोलिज़न को भी आप नहीं छोड़ सकते। इस चैप्टर में बाकी सारे टॉपिक्स अगर आपको नहीं पढ़ने हैं चल जाएगा, बट यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पुली मास सिस्टम एंड एंड थर्ड आपका कोलिज़न, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कोलिज़न एंड बाकी आपके चेंज इन मोमेंटम एंड बाकी आपका पार्ट, ठीक है? तो लेक्चर को देखते रहिए, सही तरीके से नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज़ मैंने करवा दिए, होमवर्क जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइए क्या आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।